हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ताने। नीतू बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास कमला जी ने बड़बड़ाना शुरू किया कि बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है। बिल भरना पड़े तो पता चले। नीतू मायूस होकर सुनती रही। पूजा करते हुए उसकी आंखें भर आईं। नीतू की शादी को 3 साल हुए थे। 2 साल तक सब ठीक चला। फिर अचानक उसके पति अक्षय की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। नीतू का बेटा अभी 6 महीने का था। अक्षय के बहुत कोशिशों के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने पिता मुकेश जी से बात करके घर लौटने का निर्णय किया। मुकेश जी ने अपने पुत्र को ढांढस बंधाया कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके मन में कहीं ना कहीं यह डर था कि अक्षय कहीं अवसाद में ना गिर जाए, इसलिए वे यथासंभव सहयोग कर रहे थे बेटे और बहू की। नीतू अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वो स्वभाव से अंतर्मुखी थी। जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। बड़ों को पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। कमला जी नीतू को सुनाती कि जब उसकी शादी हुई तो उनके आने के बाद मुकेश जी की तरक्की होती गई, पर कोई बहुएं ऐसी आती हैं कि पति का कामकाज चौपट हो जाता है। नीतू को यह बातें बाढ़ की तरह हृदय वेधी लगती थी। वो तो पहले ही परेशान थी और कमला जी समय समय पर सुई चुभोती रहती। आर्थिक परेशानी के कारण मुकेश जी ही बेटे और बहू का खर्च उठाते थे और कमला जी एहसान की परतें चढ़ाती जाती। नीतू का आत्मसम्मान कुचलता रहता। जब नीतू कहीं बाहर जाने को निकलती तो कमला जी 2-4 सामान लाने को कहकर बोलती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं देती हूँ। वैसे भी अब तो 2 गुना खर्च हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। नीतू के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया था कमला जी ने। वो वहाँ से चली गई। मुकेश जी बहू की व्यथा उसके चेहरे से पढ़कर पत्नी से बोले, क्यों हर बात का एहसान जताती हो तुम बहू से? वो इस घर की सदस्य है तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पर चोट करती हो? इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी ज़रूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय तोड़ रही हो। कमला जी पति का मिजाज देखकर चुप रह गईं, पर सुधरने वाली कहाँ थी। अगर कभी खाना बच जाता तो कमला जी तपाक से कहती, मुफ्त का सामान है तो बर्बाद किए रहो, अपनी रकम लगती तो पता चलता। ऐसे ही कटु वचन प्रतिदिन नीतू को सुनने पड़ते थे। कभी कभी तो कमला जी अक्षय को भी सुना देती थी। बहुत मानसिक वेदना से गुजर रही थी नीतू। एक तो पति को तनाव में देखती, ऊपर से सासू माँ आत्मसम्मान चोटिल करने में ना चूकती। छोटे बच्चे की वजह से नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन कमला जी नीतू के सामने अपनी प्रशस्ति गाती कि पहले इस घर में कुछ भी नहीं था, वो तो मेरे कदम रखते ही घर का नक्शा बदल गया। पर तुम्हारे कदम शायद अक्षय के लिए शुभ नहीं है, तभी तो उसके साथ सब लोग परेशान हैं। नीतू मन ही मन सोचती कि इसमें मेरी क्या गलती है? ये तिरस्कार भरा जीवन मैंने तो नहीं चुना। इतना कहने के बाद कमला जी ने बेटी के भाग्य का बखान करना शुरू किया। ऋचा भी अपने पति के लिए बड़ी भाग्यवान है। उसके जाने के बाद दामाद जी का व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। नीतू अपनी तरफ किया हुआ इशारा समझ गई। अपने घायल आत्मसम्मान पे आंसू रूपी मरहम लगाने अपने कमरे में चली गई। सुनते रोते समय बीत गया। 8 महीने बाद अक्षय की नौकरी मुंबई में लग गई। मुकेश जी ने कहा कि पहले जाकर रहने की व्यवस्था कर लो, फिर नीतू और बच्चे को ले जाना। अगली ही रात को अक्षय निकल गया। 4-5 दिन में उसने घर भी ढूंढ लिया और नीतू से कहा कि 10 दिन बाद तुम्हें लेने आऊँगा। 4-5 दिनों बाद ऋचा अपनी बेटी के साथ आई। बेटी और नातिन को अचानक देखकर कमला जी खुशी से झूम उठी।
पर अगले ही पल ऋचा की उदासी पढ़ ली उन्होंने। पता चला कि ऋचा के पति का व्यापार में बहुत घाटा हुआ है, बहुत कर्ज हो गया है। 5 में से 3 शोरूम बिक चुके हैं। ये सब सुनकर कमला जी और मुकेश जी पर मानो वज्रपात हो गया कि एक औलाद कष्ट से उभरी और दूसरी उलझ गई। ऋचा ने बताया कि उसकी सास उसे बहुत ताने देती हैं, कोई आर्थिक मदद करती हैं तो दोगुना एहसान जताती हैं, मेरे आत्मसम्मान पर रोज चोट करती हैं। पर आश्चर्य था कि कमला जी के विचार एकदम बदल गए थे। वो बोली, तुम्हारी सास को इतनी अकल नहीं है कि ऐसे समय में बहू और बेटे को भावनात्मक सहारे की ज़रूरत होती है। उन्हें तो तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए था। बस नीतू से रहा नहीं गया, उसके सब्र का बांध टूट गया। वो ऋचा के सामने बैठकर बोली, मम्मी जी, आज आप में इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? कल तक जब मैं इस परिस्थिति में थी तब आपने मेरी मनोदशा क्यों नहीं समझी कि मुझे भी भावनात्मक सहारे की ज़रूरत है। दूसरे के आगे हाथ फैलाना बहुत पीड़ादायक होता है। मैंने 8 महीने इस दंश को सहा है। मेरा आत्मसम्मान जो लहूलुहान पड़ा है वो क्यों नहीं देख पाई आप? क्यों आत्मसम्मान का आकलन भी रिश्ते के हिसाब से किया जाता है? मैं बहू हूँ तो मेरा आत्मसम्मान नगण्य है। नीतू ऋचा से बोली, दीदी, मुझसे बेहतर आपकी पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। आप धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय को पार कर लेंगे। मुकेश जी अपनी पत्नी से बोले, एक बात जान लो कमला, मानुष बली नहीं होता है, समय बलवान होता है। आज जब बेटी पर संकट आया तो तुम्हारा नज़रिया एकदम बदल गया, पर यह भी सोचो कि तुमने बहू और बेटे को कितनी ठेस पहुंचाई है। ये ठेस ताउम्र इनके दिल में रहेगी। आज ऋचा की सास और तुम में क्या फ़र्क रह गया? कमला जी आत्मग्लानि से भर उठी थीं। उन्हें अपराध बोध हो रहा था कि बहू के साथ उनकी करनी की भरपाई उनकी बेटी कर रही थी और मन में वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थीं अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और बहू के दिल में अपने लिए प्यार और सम्मान भरी जगह बनाने की। हम जो दूसरों को देते हैं, समय वही हमें या हमारे प्रिय को वापस लौटाता है। तो क्यों ना प्यार और सम्मान दिया जाए और शेष बातों को नकार दिया